चलिए मौलिक अधिकार में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 दूसरे प्रकार समानता का अधिकार डिटेल में पढ़ चुके हैं अपन परसों क्लास में। अब हमें यहाँ से शुरू करना है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 12 नहीं है भाई, 19 से 22, 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है, दो चीज़। जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आपको 19 पढ़ना है, 20 पढ़ना है, 21 पढ़ना है, 21 पढ़ना है और 22 पढ़ना है। ठीक, 19 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संरक्षण 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। आइए 19, 20, 21, 22। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 दोष सिद्धि, शॉर्ट में आपसे टिक होना चाहिए, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब दोष सिद्धि कब? अपराध में ही होगा, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, है ना। पहले तो प्लॉट याद होना चाहिए। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 20 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब अंदर चलते हैं। 21 के तहत ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, ये कितने प्रकार का है? 6। कितने प्रकार का? 6। और ये आपको मिलेगा 19 क्लॉज 1, 19 क्लॉज 1। 19 क्लॉज 1 का क, ख, ग, घ, अंगा और छ। च गायब, छ क्यों गायब है बताया हूं कल। संपत्ति का अधिकार था यहाँ पर जो हटा दिया गया। और लाइन से क्रम से याद होना चाहिए आपको, क, ख, ग, घ, अंग और छ। सबसे पहला बोलने की स्वतंत्रता, मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक। दूसरा कहाँ बोल रहा हूँ? सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता। क्यों बोल रहा हूँ? चलो संघ बनाते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ की बनाने की स्वतंत्रता। संघ बना के क्या करने जाएंगे? संचरण करने जाएंगे, संचरण की स्वतंत्रता। फिर अंगा, संचरण करके थक जाएंगे, फिर निवास आ जाएंगे, निवास की, देश भर में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। अच्छा, फिर रोजी रोटी मतलब आजीविका की स्वतंत्रता। यह याद रहना चाहिए क्रम से। फिर मैंने आपको कुछ मौलिक अधिकारों के विशेषताएं बताई थी, जैसे मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। यदि आप देखो आजकल कथन कारण के बहुत प्रश्न आ रहे हैं ना, तो ये जानो आप, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। क्योंकि इसी संविधान ने, जिसने आपको मौलिक अधिकार दिया है, इसने कुछ तार्किक निर्बंधन भी लगाए हैं आपके मौलिक अधिकार पर। देखो कथन कारण वाला प्रश्न देखे हो आप लोग, कभी देखोगे आप, आजकल व्यापम में भी आ रहा है, 12वीं बेस एग्जाम में भी आ रहा है,
पहले ये विशेषता पीएससी की थी, यूपीएससी की थी, अब 12वीं पेश व्यापम में भी आ रहा है। अब इसको नहीं बना, अगर नहीं जानते हो तो सीख लो। आज एक ऐसा क्वेश्चन आता है, कथन एक और कारण, कथन कारण वाला क्वेश्चन देखे हो कभी ना? कथन एक, सोचो ये किस तरीके का क्वेश्चन है। कथन एक, खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है, एक क्वेश्चन हो गया। खरगोश के कान लंबे होते हैं, के कान लंबे होते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाता है आपके सामने। और विकल्प कैसा रहता है? ए, एक सही दो गलत, बी, दो सही एक गलत, सी, दोनों सही परंतु दो कथन एक की व्याख्या नहीं है, कथन एक की व्याख्या नहीं है। डी, दोनों सही है और दो कथन एक की व्याख्या है, कथन एक की व्याख्या करता है या सही व्याख्या करता है। अच्छे इस प्रश्न को गलत करते हैं, समझ नहीं पाते कि साला इस यहाँ तक पहुँचे कैसे, जबकि बड़ा आसान है। कैसे? पहले तो आप चेक करो दोनों कथन सही है कि नहीं। आपको पता है सार्वभौमिक सत्य है खरगोश तेज दौड़ता है ना। कहानी भी सुने हो, कछुआ खरगोश की रेस, लेकिन जीत जाता है कछुआ। खरगोश के कान लंबे होते हैं, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है, दोनों सही है। तो पहला ये दो विकल्प तो कट गया है ना। पहले तथ्य को जांच करेंगे तो और दोनों सही निकल गया तो ये कट गया, फंस गए यहाँ। दोनों सही है लेकिन दो एक की व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है और दो एक की व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका है, आप दोनों वाक्यों को क्योंकि से जोड़ो, क्योंकि जोड़ के पढ़ो। कई बार आपको केवल क्योंकि जोड़ के पढ़ोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। खरगोश तेज दौड़ता है क्योंकि खरगोश के कान लंबे होते हैं। जम रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जमा भाई। खरगोश के कान, अच्छा अब दूसरे तरीके से चेक करो। अगर ऐसे नहीं आप क्लियर हो पा रहे हो तो एक काम करो, दूसरा तरीका है, क्या ये जो पहला वाला कथन है, इस कथन दो के कारण हो रहा है क्या? खरगोश के कान लंबे हैं इसलिए वो तेज दौड़ता है, ये कोई कारण हुआ क्या इसका? ये क्या इसका कारण है क्या? नहीं है, तो व्याख्या नहीं करता। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता ना। अब मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं उस प्रश्न को इसी के साथ रख देता हूं। कथन एक में बोल दिया कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, एक कथन एक ना। दूसरा में डाल दिया यहां पर कथन कारण दो में कि संविधान मौलिक अधिकारों पर कुछ तार्किक निर्बंधन लगाता है, कुछ तार्किक निर्बंधन लगाता है। अब दोनों क्योंकि जोड़ के पढ़ो। सबसे पहले तथ्यों की जांच कर लेते हैं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, गलत है कि सही? सही है, सही है। संविधान मौलिक अधिकारों पर कुछ तार्किक निर्बंधन लगाता है, गलत है कि सही? सही है। तो पहला दो विकल्प तो खत्म। चलिए भैया, मौलिक अधिकार अभी आप पढ़ोगे वो तार्किक निर्बंधन होते क्या है। मौलिक अधिकार कुछ तार्किक निर्बंधन लगाता है, क्या इसी की वजह से मौलिक अधिकार असीमित नहीं है? ये पता करना है तुमको। इसकी वजह से क्या ये हो रहा है?
तार्किक, भाई तार्किक निर्बंधन लगाता है, कुछ रोक लगाता है, कुछ, तभी तो असीमित नहीं है बोल रहे हो आप। नहीं तो आप बोलते मौलिक अधिकार असीमित है, बोलते आप यही बोलते हैं ना, असीमित है। आपको बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान ने दी है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते आप ना। और वो इसलिए है क्योंकि यही संविधान मौलिक अधिकारों पर कुछ तार्किक निबंधन लगाता है, इसी के कारण ये हो रहा है। तो क्या हो गया, सही व्याख्या करता है। ये बात समझे कि नहीं समझे? इस प्रश्न को बनाने का तरीका समझ लो, क्योंकि जोड़ के पढ़ोगे आप, उसके बाद चेक करो कि क्या इसकी वजह से ये हो रहा है, क्या ये कारण है इसका। सही व्याख्या करता है, नहीं कर है, नहीं है कारण, सही व्याख्या नहीं करता है ना। दूसरा तरीका है इसको करने का, संविधान मौलिक अधिकार पर कुछ तार्किक निबंधन लगाता है, इसलिए जोड़कर इसको पढ़ो आप उल्टा। इसलिए मौलिक अधिकार असीमित नहीं, अब आप समझ गए होंगे। इसलिए आप कब लगाते हो, इसकी वजह से ये हो रहा है ना, पढ़ो जम जाएगा। मौलिक अधिकारों पर संविधान कुछ तार्किक निबंधन लगाता है, इसलिए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। सेट हो गया, व्याख्या करता है। नहीं हो रहा है, व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है? आइए अब आप ये निर्बंधन देखिए, इन अधिकारों के निर्बंधन मिलेंगे कहाँ? 19(1) ख देखो आप, इसका निर्बंधन संविधान ने बताया है 19(2) में। 19(2) ये जो पीला कलर आप देख रहे हो क्या है? निर्बंधन। निर्बंधन यानी कि निषेध, यानी कि रिस्ट्रिक्शन। कहाँ बताया संविधान ने? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निर्बंधन संविधान में कहाँ वर्णित है? 19(2). ये दूसरे नंबर पे, ये एक नंबर पे है तो 2, ये दूसरे नंबर पे है तो 3, 19(3). ये तीसरे नंबर में है तो 19(4). ये चौथे पांचवें नंबर का एक साथ है, 19(5) में है, और आखिरी का है 19(6). दाग देगा प्रश्न, बड़ा आसान है। जबकि ये निर्बंधन है कहाँ भैया? देखो, वो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार है, उनका निर्बंधन संविधान में कहाँ दिया हुआ है। ठीक, 6 तो आपको पता है क्रम से, 19(1) क ख ग घ। पहले वाले का 2 में है, 19(2) में, दूसरे वाले का 19(3) में, तीसरे वाले का 19(4) में, चौथा पांचवा का 19(5) में, और आखिरी वाले का 19(6) में निर्बंधन। क्लियर है ना? इतनी ही सी बात थी, लोग इसको मिस कर देते हैं। प्रश्न आ गया तो फिर इतना लल्लू प्रश्न गलत। आइए निर्बंधन देख लो आप। निर्बंधन बाद में देखते हैं, पहले कंटेंट में चलते हैं। निर्बंधन देखेंगे, पहले कंटेंट में चलते हैं। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे पहला क्या है? भाषण, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना? ये आपका कंटेंट है, भाषण, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अब ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया। मैंने बताया था आपको कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने कई अधिकारों को 19(1) का, यानी कि स्वतंत्रता के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकार माना है। संविधान के अनुसार, संविधान में वर्णित ये आपके मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। ठीक, चलो। और जो आपको एकदम याद होना चाहिए पहले, वो प्रेस की स्वतंत्रता। अगर आपसे कभी पूछ दे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आपका मौलिक अधिकार है, आप बोलोगे 19(1) का, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार, ये भी यही है। ठीक, अच्छा, ये जो सरकारी गतिविधियों की जानकारी लेने का, यही क्या है? सूचना का अधिकार। यही क्या है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, RTI, सूचना का अधिकार, ये भी है। ठीक, 3 शांति का अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। ठीक, चलो, क्या क्या याद रखना है? अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत क्या क्या आपके मौलिक अधिकार? पहला, प्रेस की स्वतंत्रता।
दूसरा राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार, तीसरा सूचना का अधिकार, रटा हुआ याद होना चाहिए, सूचना का अधिकार, ये तीन तो रटा हुआ। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने और किन्हें मौलिक अधिकार माना है? प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार, तीसरा सूचना का अधिकार। ठीक, पहला प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार, तीसरा सूचना का अधिकार। अब इसके बाद बाकी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। शांति का अधिकार, शांति का अधिकार, शांति का अधिकार बोले तो शांत रहने का, चुप रहने का अधिकार। यहाँ शांति का मतलब चुप रहने का अधिकार। पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, फिर पुलिस करती क्या है? पुलिस आपको डराएगी, धमकाएगी ना। और कई बार क्या होता है, पुलिस के ऊपर दबाव आ जाता है, कहीं डकैती हुई है तो पकड़ो। तो पुलिस कई बार करती है अपना गला झाड़ने के लिए निर्दोष लोगों को डाकू बना के एफआईआर दर्ज कर लेती है ना। फिर उनको बक कबूल तूने गुनाह किया है, उसके लिए मारती पीटती, सब कुछ करती है। तो फिर आम नागरिक को क्या लगता है कि पुलिस को अधिकार है मारने पीटने का, आपसे ज़बरदस्ती उगलवाने का, स्टेटमेंट दिलाने का। लेकिन भाई थाने के अंदर तो वही सर्वे सर्वा है। तो ऐसी स्थिति में एक आम आदमी जो मान लो किसी गलत केस में फंस गया है, फंसा दिया है पुलिस ने, क्या करना चाहिए उसको? वो जो बोले, मान लो जो बोले, हाँ भाई बाप मैं ही करे, मान लो। क्यों जानते हो? पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होता, मान्य नहीं होता भाई। 24 घंटे के अंदर, अभी आप आगे पढ़ोगे कि 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना ही होगा, उनके बाप को करना होगा, करेंगे। और वहाँ जज के सामने सब उगल दो, पुलिस ने मुझे लाठियों से मारा है, ये देखिए प्रमाण, स्टेटमेंट मेरा ज़बरदस्ती मुझे डरा धमका कर कबूल किया है, ये मैंने डकैती नहीं की। ठीक, और मारेगी पीटेगी और प्रमाण मिल गया कि आपके साथ पुलिस ने थाने में बदसलूकी की है, तो पुलिस के ऊपर कोर्ट ही आपको एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर देगा। समझ गए? तो पुलिस सर्वे सर्वा नहीं। असल में होता क्या है, लोग अपने अधिकारों से अज्ञान होते हैं तो पुलिस डरा धमका कर वहाँ काम कर देती है। अगर मैं जाता हूँ जब, तो कायदे में रहते हैं, है ना। वो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये पीएससी की कोचिंग चलाता है, मतलब ये जानता है, हमारी खटिया खड़ी कर सकता है, इसलिए जब मैं जाता हूँ तो कायदे में रहते हैं। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति, उनको पता लग जाए कि ये गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी तो हालत ख़राब कर देंगे, उसकी हालत ख़राब कर देंगे, चढ़ जाएंगे उसके ऊपर और फिर पैसा वैसा सब वसूल लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं उनके पास। जैसे ये पोंगा पंडित लोग आपको डरा कर, उनको वो कैसे वसूलते हैं आपसे? आपको डराते हैं, भाई ये हवन करो, ये चंदा दो, ये वो दो, है ना, वरना शुक्र भारी हो जाएगा आपका, है ना, शनि चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, है ना, या फिर तुम्हारा अकाल मृत्यु हो जाएगा और तुम नरक में कढ़ाई में तले जाओगे। ऐसा ऐसा कहानी बना दिया है कि सामने वाला जो एकदम मतलब अंधविश्वासी है, वो मान लेता है, फिर बोलेगा देखो भैया इतना पैसा लगेगा, पंडित जी कैसे भी ये बुरी अवस्था को टाल दीजिए, ये लीजिए 10,000, हो गया, काम हो गया, है ना। बिल्कुल वही काम पुलिस का है। ठीक, तो ये याद रखना आपको, अनुच्छेद 19(1) के तहत आपके मौलिक अधिकार माने गए हैं। नंबर 1 प्रेस की स्वतंत्रता, नंबर 2 झंडा फहराने का अधिकार, नंबर 3 सूचना का अधिकार, नंबर 4 शांति का अधिकार भी रखिए। आप चुप रहो, कुछ मत बोलो। अब जैसे पढ़ा लिखा मेरे को बोलेगा स्टेटमेंट देने, कोर्ट में देखें, है ना, कोर्ट में देखेंगे, वो समझ गया। लेकिन एक सामान्य सा गरीब आदमी जाके बोलेगा पुलिस वालों कोर्ट में देखेंगे, वो तो पहले ही गाली से शुरू करते हैं ना। पहला हथियार उनका यही है,
गाली बको, सामने पहले डर जाए वो। जितना डरते जाओ मतलब समझ जाओ थाने के अंदर एक खुफचे में बैठाएंगे जहाँ कैमरा नहीं जाता। बता देता हूँ तुमको, हर साल मेरा 2-3 बार जाना होता है थाने। तो देखो उनका चालाकी कैसा होता है। अभी सीसीटीवी कैमरा हर कमरे में, कैमरा ऐसे लगा है, हर कमरे में लगा है। एक कमरा वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक कोना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैमरे का दूरी कहाँ तक है, कहाँ तक कैप्चर कर रहा है ना, वहाँ तक कैप्चर कर रहा है ना। एक खुफचम बैठाएंगे, यही मारते हैं सारे। कोई चोरी में आया, कोई आया ना, मैं देख रहा था मार रहे हैं, ये ऐसा मार रहे और चिल्ला भी ना सके। एक और कैसे मार रहे थे वो तुमको हंसी आएगा। चोरी के आरोप में 2 लोग आए थे, ऐसे मुंह पे रख दिया हाथ, है ना, और ये देख ये ऐसे खींच रहा है, दाढ़ी बढ़ी हुई थी ना, ऐसे पकड़ता था, बहुत दर्द होता है, लेकिन वो चीखेगा तो मुंह पे हाथ रखा है। इस तरह से तो होता है। क्यों किया हो गया उतना उतना उसके साथ क्यों किया गया बताओ। चोरी किया है उसको, अगर चोरी किया होगा तो सजा तो कोर्ट देगा। क्यों कर रहे थे उसके साथ ऐसा? भाई वो अंदर है तो उसके घर वाले आएंगे, देखो भाई ये कोई नहीं बचा सकता, है ना, कोई नहीं बचा सकता, साहब से बात कर लो। फिर बोलेंगे साहब, जब से लगेगा कि उससे घर वाले डर गए हैं, वो आप गिड़गिड़ा रहे हैं मेरे बचा लो बचा लो, तो 20,000 लगी, बड़े केस है, सेटलमेंट हो गया। फिर एक और चीज़ किस्सा बताता हूँ। मेरे को तुम जानते हो 2000 मैं ज्वाइन कर सकता था, मैं सीपीओ में, आज नहीं तो आज डीएसपी होता। 2011 का सीपीओ सेलेक्टेड हूँ, ज्वाइन कर लेता। मेरे को वर्दी से नफरत है, तुमको बता दूँ। वर्दी से तुम एसआई के लिए ही आए हो, लेकिन मेरे को वर्दी से नफरत है और उसका बहुत कारण है। क्योंकि शायद तुम गए हो कभी जी थाने किसी मामले में? नहीं गए हो ना, तो जेल तो पहुँचे ही नहीं हो। मैं 4 बार हो आया ना, कुछ नहीं पता था। तुमको अभी जो पता होगा ना, तुमने जो इधर उधर देखा है वही पता होगा, मुझे असलियत पता है। जेल के अंदर क्या होता है ये भी पता है ना। बाहर गांजा बेचोगे, कोई बेचता है तो अपराध है। बैरक के अंदर खुलेआम गांजा बिकता है और लोग पीते हैं सीसीटीवी कैमरे के सामने, बैरक के अंदर ना। जो गांजा बाहर 50 रुपए का बिकता है, जेल के अंदर 500 रुपए का बिकता है। ये सच्चाइयाँ हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है ना, डरते हैं सिस्टम से लोग। मैं बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ खाड़ लो, ठीक। चलो ये याद रखना। उसके बाद 2 हल्के फुल्के। देखो पढ़ने का तरीका ये होता है कि सब कुछ आपको नहीं रटना है, क्योंकि सब कुछ रटने जाओगे तो चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी। बाकी चीज़ को जब भी गुजरो वहाँ से तो पढ़ के निकल जाओ, और कुछ जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये 4 याद कर लो। अनुच्छेद 19(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आपके मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार, तीसरा सूचना का अधिकार, और चौथा शांति का अधिकार। उसके बाद ये प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन याद रहे, हड़ताल का अधिकार आप किसी को नहीं है। कोई बोलेगा कि प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, मुझे तो स्ट्राइक करने का भी मौलिक अधिकार है, नहीं है आपको अधिकार। आप स्ट्राइक करते हो, है ना, तो सरकार आपका सैलरी काट सकती है, समझ रहे हो। आप विरोध कर सकते हो, लेकिन अपने काम पे आपको जाना पड़ेगा। आप हड़ताल करोगे तो वो सैलरी काट सकता है। आप जाके कोर्ट में केस नहीं डाल सकते कि भाई मेरा मौलिक अधिकार है और मैं 4 दिन से हड़ताल पे हूँ, मेरा 4 दिन का पेमेंट काट लिया, नहीं बोल पाओगे, ठीक है। और दूसरा, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। आपका फ़ोन कोई टैप नहीं कर सकता, आपका फ़ोन टैप नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता चलेगा तब तो जाओगे कोर्ट ना। सीबीआई और ये सब क्या करते हैं, रॉ ये सब क्या करता है, आपकी सारी गतिविधियां उनको मालूम है, लेकिन आपको पता नहीं कि उनको वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। सर पता है अभी सैटरडे को मेरे पास फोन आया था कि आप गंदी वीडियो देखते हो फोन में। हाँ आ गया था, मेरे ट्रांसफ़र करवा देना था। नहीं, मैं उसके बाद ना वो क्या बोलते हैं, थाना का नाम नहीं पता मेरे को, आया और उसके बाद बोलते हैं कि मैं यहाँ से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ।
मैं बोला कि लगाएगा तो कांस्टेबल लगाएगा फोन, इंस्पेक्टर कैसे तुरंत लगा देगा मेरे पास फोन करके? तेरे पास इंस्पेक्टर ही आया था, यहाँ तो सीधे कमिश्नर भी फ़ोन लगाता, मुंबई से कमिश्नर बोल रहा हूँ। हाँ वही तो सर, तो उसके बाद मैं जस्ट ये बोला तुरंत काट दिया फोन। 5 बिल्डिंग में खड़ा था मैं, तुरंत काट दिया। मैं कॉल बैक किया तो नहीं लगे, नहीं, बिजी बता रहा था, ऐसा हुआ। अब अगर तू डर जाता साहब केस है आपके ऊपर, कंप्लेन है, ऐसा सब बस डर जाता बकरा बन जाता। फंस जाता है। ये सब पता है कि नहीं पता है तुम लोग? हनी ट्रैप पता है ना? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, जान जाओ, जागरूक हो जाओ, नहीं कभी ना कभी आ जाओगे लफड़े में। सुंदर लड़कियाँ आपको कैसे करती हैं, ये सबसे पहले फेसबुक इंस्टाग्राम में आपको हाई करेंगी, फोटो बहुत शानदार लगा रहेगा फोटो, और बस वही पहला घेरा है, अरे इतनी सुंदर लड़की मेरे को हाई अप्रोच कर रही है, अफेयर कर लेता, मज़ा आ जाएगा। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो फिर धीरे से बात बढ़ाएगी, फिर बोलेगी आ जाओ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल में आ जाओ। वीडियो कॉल में आए, अपना खेल शुरू कर देगी, वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारेगी और तुम मज़ा लेने में व्यस्त रहोगे, है ना? और वही स्क्रीन रिकॉर्डर से वो रिकॉर्ड हो रहा है। बस उसके बाद तुम्हारे पास एक मुंबई के कमिश्नर का फ़ोन आ जाएगा या किसी थाने के इंस्पेक्टर का फ़ोन आ जाएगा, आपको धमकाया जाएगा कि भैया इतना पैसा भेज दो वरना ये वायरल हो जाएगा, और तुम फिर बकरे बन गए। 40,000 50,000 जब तक तुमको निचोड़ सकते हैं पैसा भेजते रहोगे। ये चीज़ मुझे पता कैसे चली, मेरे साथ का एक लड़का रहता है बस्तर में, वो हरामी तो है, मैं मेरे साथ रहा है, मैं जानता हूँ, ऐसा मौका मिले और वो छोड़ेगा, बकरा बनना तय है उसका, बन गया। मेरे फ़ोन किया, अच्छा ऐसा, अब खुद ये भी नहीं बताते हैं कि मेरा मामला है, अरे मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो गया है यार, लक्ष्मी तू तो ये सब जानता है यार, बता क्या करना चाहिए। मौला नंबर भेज उसका, कौन मुंबई का कमिश्नर है, नंबर भेज। लगाया फ़ोन, गरियाना शुरू किया, आजा तो कमिश्नर है, मैं डीजीपी बोल रहा हूँ, साली इधर आ, है ना, ये वो काट दिया। फिर मैं बोला लड़की का नंबर भेज रहे जो तेरे को कॉल लगाई थी व्हाट्सएप में, बोलता बाबा मेरे को नहीं लगाई थी, मेरे दोस्त को कॉल लगाई थी। अच्छा ठीक है, जब उसी का नंबर भेज, नंबर भेज, उसको दिया बत्ती, है ना, बच गया। नहीं तो वो इतना डरा हुआ था कि वो 1,00,000 2 लाख से कट जाता, पैसे वाला है। ठीक, तो जागरूक भी रहो ना। नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, आएगा, यहाँ नहीं है। क्लियर? दूसरे में आइए। अरे यार सारा स्पेलिंग गलत करके रखिए। निर्बंधन बाद में एक साथ करेंगे, ऐसे आपको याद नहीं होगा, ऐसे आपको याद नहीं होगा। अब आइए, अरे यार ग कहाँ गया? एक हो गया, ये 2 हो गया, ले 3 हो गया, ग यहाँ है, वो उधर पहले हो गया, इधर। दूसरा, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? संगम, संघ, जरूरी नहीं है कि केवल संघ का इस्तेमाल करे हो, है ना, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। दूसरा है, आप जान गए। सबसे पहला जो चीज याद रखना आपको, ये सहकारी समिति मूल संविधान में नहीं था, ये नहीं था, इसको जोड़ा गया बाद कि संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इस द्वारा अनुच्छेद 21 में आपका सहकारी समिति जोड़ा गया, ये शब्द जोड़ा गया। पहला फैक्ट, सहकारी समिति अनुच्छेद 19(1) में सहकारी समिति के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अब कुल मिला आप पढ़ोगे क्या? संघ या सहकारी, ऐसा याद रखो, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, संघ या सहकारी समिति बनाने की। ठीक, आइए
अब ये सहकारी समिति या कोई भी संघ, राजनीतिक दल हो सकता है, ये भी संघ है, कंपनी हो सकती है, ये भी एक संघ है, व्यापारिक संगठन ये भी एक संघ है, बनाने का अधिकार सब शामिल है आपको। ये रटना नहीं है आपको ना, ये बस आपकी जानकारी के लिए। संघ मतलब वो कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक दल हो सकता है, वो व्यापारिक संगठन हो सकता है ना, या कंपनी, ये सब संघ है। निबंधन बाद में देखेंगे। अब आइए तीसरा, ये उल्टा पुल्टा कैसे हो गया है, पहले भी पढ़ाया हूँ, पहले तो नहीं था ऐसा। आइए तीसरा, आई देखो पहले, अच्छा ये वहां दिया है, ये देखो खा आ गया, अब ये तीसरा आ गया। आइए तीसरा, आपको पता है क्या, सम्मेलन करने का अधिकार। अरे नहीं यार, ये असल में टाइप गलत हो गया है। वो दूसरा जो है ना, ये आपका वही है। आया, ये क्या हो गया, गा हो गया आपका, ये गलत लिखा है, ये गा है, ये खा, अरे यार ये गा है, ये गा है। बताया था ना आपको, क्या सम्मेलन बोलूंगा, कहाँ सम्मेलन में, दूसरा नंबर पे सम्मेलन आएगा। सम्मेलन, शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है आपको, ये दूसरा है। तीसरा है आपका, क्यों बोल रहा हूँ, संघ बनाने के लिए, वो तीसरा है, खा है, ये गलत है, तो ये ग है देखो। और ग का आपको निबंधन कहाँ मिलेगा, 19(3) में मिलेगा। ये बाद में देखिए आप, इसको बाद में देखेंगे, छोड़ो, यहाँ कंटेंट नहीं है। ये हो गया आपका 19(1) घ, क ख घ, ये हो गया घ, संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये हो गया तीसरा। कुछ पहले अंदर कंटेंट देख लो, निबंधन बाद में देखेंगे, ऐसे याद नहीं होगा। फिर ये क्या हो गया, 19(1) क ख ग, क ख ग था वो, ये घ हो गया। अब बाद संचरण की स्वतंत्रता, आप देश में कहीं भी आपको आबाद रूप से संचरण करने से, आप घूमने जा सकते हो कहीं भी देश में, ठीक, देश के किसी हिस्से में संचरण का अधिकार। राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना आपको नहीं पूछेगा, केवल उद्देश्य लिखने, मेन सेंस में लिखने का काम आता है कि ये आवाज संचरण की स्वतंत्रता, आपको देश के किसी भी कोने में संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय सोच बढ़ेगा आपका, हाँ ये भी भारत है, ये भी भारत है, ये भी भारत, ठीक। निर्बंधन 5 में देगा, ये बाद में देखेंगे। आइए फिर अंतिम, भारत के किसी भी भाग में निवास तथा बसने का, आप कहीं भी घर बना सकते हो, बस सकते हो, ये आपको अधिकार है। या राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है ना, आप आंध्र प्रदेश चले जाओ, वहाँ घर बना के बस जाओ, ये भी राष्ट्र है भारत का, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। निर्बंधन बाद में देखेंगे। संपत्ति का अधिकार पता है आपको, हटा दिया गया है 1901 में, 44वां संविधान संशोधन 1978, 2 जगह था ये, है ना, ये हटा चुका है भाग 12 अनुच्छेद 300 में डालकर। अब ये 6, कोई वृत्ति, व्यवसाय या पेशा अपनाने का अधिकार, यही कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार आपको इसमें प्राप्त है, ठीक है। अब निर्बंधन, आप एक क्वेश्चन जो बनेगा, अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो निर्बंधन पूछेगा। निर्बंधन देखिए, बड़ा आसान है, निर्बंधन को भी याद रखना। पहला वाला निर्बंधन देखो आप, ये भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के आधार पर। अब आप देखिए, यहाँ से यदि प्रश्न बनेगा तो कैसे बोलेगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निर्बंधन निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा नहीं। अब ये समझ जाओ कि अगर आप पूछोगे कि सर निर्बंधन पूछने के चांस कितने हैं, बिल्कुल 20% आपसे पूछ सकता है, 20% इसके चांस है आने के, ठीक। अब आप बोलोगे सर कि छोटे छोटे एग्ज़ाम में देखा नहीं गया है, लेकिन ये सोचना मत अब, है ना। अगर आप पेपर ऑब्जर्व कर रहे हो तो 12वीं बेस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी इस तरह के आए बाएँ क्वेश्चन आ रहे हैं। आया बाएँ नहीं है, यही प्रश्न आने चाहिए थे, पेपर का स्तर अच्छा होता है तो। लेकिन पेपर सेटर आपसे कहीं से भी प्रश्न इसलिए पूछ सकता है क्योंकि अब जो भी व्यापम में पैनल में बैठे हैं, देखो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मैं बता देता हूँ आपको पेपर सेट कैसे होता है, क्योंकि मेरे पिताश्री खुद पीएससी का पेपर सेट किए हुए हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी का। व्यापम के लिए 5-6 प्रोफेसर होते हैं या रिटायर्ड होते हैं, उनका एक पैनल बनता है। इस पैनल को जिम्मा सौंप दिया जाता है, भाई आपको वैकेंसी जब निकलेगी
तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन पत्र तय करना है। ठीक, कोई हिस्ट्री का है, कोई ज्योग्राफी का है, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, साल भर ना इधर उधर पढ़ पुढ़ा के या न्यूज़पेपर में टच में रहते हैं और क्वेश्चन बनाते रहते हैं। कोई वैकेंसी आई सिलेबस के हिसाब से, जैसे हिस्ट्री से तो ये वो, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं और एक सेट तैयार कर देते हैं, वो आपकी परीक्षा में आता है। अगर पैनल में अच्छे लोगों को रखा होगा जिन्होंने पीएससी या यूपीएससी की तैयारी की है, तो पेपर प्रश्न का स्तर अच्छा होगा। और अभी जैसा देखने को लग रहा है तो पैनल में ऐसे लोग हैं ना, 12th बेस ग्रेजुएशन में। अब पीएससी का पेपर कैसे सेट होता है ये भी जान लो। जैसे अब एसआई पीएससी लेगा तो एसआई का पेपर कैसे सेट होगा। क्या करते हैं, पीएससी जो है वो पेपर छत्तीसगढ़ में है ना, या तो सेट करता है छत्तीसगढ़ में, आपको पता भी नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंशियल होता है। या फिर क्या करेंगे, दूसरे राज्य भेज देते हैं, दूसरे राज्य। और हिंदी भाषी जो राज्य है ना, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यहाँ भेज देंगे किसी को। 3 लोगों को भेज दिया जाता है, 3 लोगों को 3 पेपर सेट करने। इस बार पीएससी होने वाले 3 लोगों को भेजेंगे। ठीक, और 2 दिन पहले डिसाइड होता है कि किसका पेपर फाइनल है, किसका पेपर फाइनल। जो पेपर बनाता है उसको भी नहीं पता कि मेरा ही पेपर आएगा, ये प्रोसेस है। लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी पिछले 2-3 बार से ये फॉलो नहीं कर रहा था। उसने क्या किया, कौन दूसरे राज्य भेजेगा, तो छत्तीसगढ़ के ही किसी को दे देता था पेपर सेट करने। मेरे पापा एक बार सेट किए, इससे पहले वाला, इससे पहले के एसआई का प्री और मेंस दोनों पेपर सेट किए सब इंस्पेक्टर के, बता दूं ना। रूल होता है, रूल ये होता है कि यदि आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है, इस जो परीक्षा के लिए आपको पेपर सेट करने दिया जा रहा है, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप सूचना देकर पेपर लौटा दें। लेकिन उस समय हम लोग तैयारी नहीं कर रहे थे, है ना, एफिडेविट देना पड़ता है कि मेरे घर से मेरा कोई पुत्र पुत्री इस परीक्षा में नहीं बैठेगा, पेपर सेट कर लिया। लेकिन उसके बाद वाला जो एसआई हुआ था उसमें मेरा भाई बैठ रहा था तो लौटा दिए, नहीं भाई मेरा पुत्र खुद जो है इस परीक्षा में बैठेगा। ये होता है पीएससी का पेपर, ऐसे होता है। ठीक, आ जाओ, ये आपको याद रखना चाहिए, कहीं भी आ सकता है। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता एवं अखंडता के आधार पर, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को तार तार कर रही है, आपके वाक एवं अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। भाई फ्रांस के साथ हमारा अच्छा संबंध है और तुम माइक लगा के सम्मेलन करके फ्रांस को गरिया रहे हो, आपके मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है, भैया तुम बंद करो। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर कैसा, आप भरे सम्मेलन में माइक लगाकर दंगा भड़काने का कोशिश कर रहे हो, भड़काऊ भाषण दे रहे हो, लोक व्यवस्था के आधार पर आपका ये अधिकार रोका जा सकता है। शिष्टाचार एवं सदाचार, माइक लगा कोनो रोगा बड़वा करा था, शिष्टाचार एवं सदाचार के संबंध में इसको रोका जा सकता है। मानहानि, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि आप किसी को का मानहानि कर दो। ठीक, और अपराध उद्दीपन, ये वही अपराध उद्दीपन, समझ लो, अपराध के लिए उकसाना। अपराध उद्दीपन मतलब अपराध के लिए उकसाना, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे अपराध घटने की संभावना। ये 6 निर्बंधन यहाँ दिए हुए हैं, बिल्कुल प्रश्न बन जाएगा, अच्छा बनेगा, 2-3 बार ध्यान दोगे आपके ध्यान में रहेगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की लिए निर्बंधन कहाँ दिया हुआ है, ये तो याद हो गया आपको। क ख ग घ, पहले वाले का 19(2) में, दूसरे वाले का 19(3) में, तीसरे वाले का 19(4) में, चौथे पांचवे का एक साथ 19(5) में, लास्ट वाले का 19(6) में। 19(2) में वाक एवं अभिव्यक्ति का निर्बंधन है। क्या क्या है, भारत की संप्रभुता अखंडता के आधार पर। दूसरा है विदेशी राज्यों, यहाँ देश है, राज्य का मतलब देश है ना, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर। तीसरा लोक व्यवस्था, चौथा शिष्टाचार एवं सदाचार, पांचवा मानहानि और छठा अपराध उद्दीपन। ये 6 आधार संविधान ने बताए हैं जिन आधारों पर आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। क्या क्या भैया, पहला भारत की संप्रभुता, अखंडता और
एक है ना अखंडता संप्रभुता, भारत की सुरक्षा संप्रभुता अखंडता के आधार पर। दूसरा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर। तीसरा लोक व्यवस्था। चौथा शिष्टाचार एवं सदाचार। पांचवा मानहानि और छठा अपराध उद्दीपन। ठीक, तो आप जब भी यहाँ से गुजरे, मेरा मानना है कि एकदम ना रटो तो भी 4 बार ध्यान से गुजरो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निर्बंधन क्या क्या है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 में निर्बंधन दिया हुआ है इसका क्या क्या। पहला, भारत देश की सुरक्षा संप्रभुता और अखंडता के आधार पर। दूसरा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर। तीसरा, लोक व्यवस्था। चौथा, शिष्टाचार एवं सदाचार। पांचवा, मानहानि। छठा, अपराध उद्दीपन। दूसरे पे आ जाओ भैया। ये है आपको सम्मेलन करने का अधिकार। इसका निर्बंधन कहाँ दिया? दूसरे का तीसरे में दिया, 19 का क्लॉज 3 में दिया हुआ है। भारत की 2 लोक व्यवस्था, देखो 2 ही है यहाँ पर, बड़ा आसान है याद रखना। देखो याद रखने के ट्रिक अपनाए जाते हैं, एकदम ब्लैंक रटोगे तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। दूसरे वाले में केवल 2, पहला वाला कॉपी कर लो, भारत की सुरक्षा संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, और लोक व्यवस्था और यातायात। लोक व्यवस्था और यातायात केवल 2 है, भारत की संप्रभुता अखंडता के आधार पर, दूसरा लोक व्यवस्था और यातायात जुड़ा हुआ है। सम्मेलन करने का आपको अधिकार है, लेकिन आप किसी की निजी भूमि पर नहीं कर सकते ना, कि जो चले गए किसी के मकान पे जबरदस्ती छत में सम्मेलन कर रहे हो, क्या अब मेरे को सम्मेलन का अधिकार है ना? वो बोलेगा सम्मेलन का अधिकार है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन तो किसी के प्राइवेट भूमि पर नहीं कर सकता। आप शासकीय भूमि पर कर सकते हो सम्मेलन, याद रहे, ठीक है। और पता चला कि अब शासकीय भूमि पर स्वतंत्रता है, तो जाके पूरा हाईवे में तंबू गाड़ ली, बोलेगा कि मेरे को सम्मेलन करने का अधिकार है, तो पुलिस आ जाएगी, बोलेगी बेटा लोक व्यवस्था और यातायात के आधार पर तुम्हारे इस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया, सब समेटो, चल अंदर, है ना। तो ये लोक लिखा हुआ यातायात, नहीं तो लोग इतने हरामी हैं, बता रहा हूँ, पूरे हाईवे में सम्मेलन कर रहे होते रोड रोक के ना। और ये भी गलत है, ये भी बता देता हूँ, देखे होगे आप दुर्गा पंडाल वंडाल रोड में पूरा लगा देते हैं, नहीं है। लेकिन धार्मिक मामलों में देश में अभी माहौल ऐसा है कि कोई कुछ नहीं, है ना। तुम जाओगे FIR करने ना, पुलिस वालों की हालत पंचर हो जाएगी, साला कैसे करें, जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बजरंग दल वाले आ जाएंगे, हिंदू संगठन आ जाएगा ना, तो पुलिस वाले भी डरते हैं कि इतनी झुंड आ जाएगी, पब्लिक ग्रुप। याद रखना, दूसरे वाले का सम्मेलन का अधिकार के निर्बंधन केवल 2 हैं, भारत की सुरक्षा संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, दूसरा लोक यातायात और लोक व्यवस्था और यातायात, ठीक है। आइए उसके बाद संगम संघ क ख ग, ये ग ही है, ठीक। ग क्या है भैया? संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समिति कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है? 97वां संविधान संशोधन 2011। सहकारी समिति किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अब ये आप समझने की बात है, बस पढ़ के गुजर जाओ, यहाँ प्रश्न नहीं बनाएगा। राजनीतिक दल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, जो भी। आइए, निर्बंधन 19(4) में मिलेगा। हर जगह श हो गया यार, ये फॉन्ट का प्रॉब्लम है क्या? निर्बंधन, आइए भैया, सेम दूसरे का कॉपी कर लो, तीसरे में भारत की संप्रभुता अखंडता और, है ना, अखंडता के आधार पर। दूसरा केवल लोक व्यवस्था, क्या है यहाँ पर? संघ बनाने का अधिकार, तो यहाँ पर यातायात नहीं, लोक व्यवस्था, है ना। वाक एवं अभिव्यक्ति का निर्बंधन 19(2) में है। पहला क्या है? भारत की सुरक्षा संप्रभुता और अखंडता के आधार पर। दूसरा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर। तीसरा, लोक व्यवस्था। चौथा, शिष्टाचार एवं सदाचार। पांचवा, मानहानि। छठा, अपराध उद्दीपन। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्लिक कर जाएगा। आप थोड़ा बस समय देकर, समय तो दो उसको, क्लिक कर जाएगा, प्रश्न आएगा तो। फिर दूसरा वाला है आपका सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन या सभा करने का अधिकार। इसका निर्बंधन 19 के 3 में बताया है। 2, पहला वाला कॉपी कर लो, भारत की सुरक्षा संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, और लोक व्यवस्था और यातायात, लोक व्यवस्था और यातायात।
उसी को दूसरे वाले को तीसरे में कॉपी कर लो, भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता के आधार पर और लोक व्यवस्था। यातायात नहीं है यहाँ पर, है ना, लोक व्यवस्था। क्लियर। आबाद संचरण की स्वतंत्रता, आपको देश भर में कहीं भी आप भ्रमण के लिए जा सकते हो, संचरण कर सकते हो। आबाद है ये, आबाद मतलब बिना रोक टोक, बिना रोक टोक। अब इसका निर्बंधन कहाँ मिलेगा? 19(5) में। कहाँ मिलेगा? 19(5) में। अब यहाँ पर देखो, ये दो अलग हो गए। आप कहीं भी घूमने जाते हो तो दो ही आधार पर आपको इस मौलिक अधिकार को रोका। एक तो साधारण जनता के हित में, एक तो साधारण जनता के हित में, और दूसरा अनुसूचित जनजाति ST के हित में। साधारण जनता, और एक लाइन में याद रख सकते हो, साधारण जनता और ST के हित में, बस एक लाइन। आपके आबाद संचरण को, अब संचरण में ही तो आप जंगल वंगल घूमने जाते हो, आप कहीं जाते हो और उस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। जब आप लोग आगे पढ़ोगे, अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र घोषित किया हुआ है। देखो, ये देश है, ये पूरा देश है, देश के अंदर राज्य है। ये काम क्यों नहीं कर रहा यार? अरे ये सब अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से टेम्परेचर खेलते हैं ना, इसलिए 28 डिग्री 30 डिग्री में रखा है। दरवाजा भी खुला है, ठीक है। चलिए, ये है, ये देश है हमारा भारत। अब आगे चल के जब अनुसूचियां पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे अनुसूची 5 और 6, अनुसूची 5 और 6 पढ़ोगे आप। अनुच्छेद नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? अनुसूची, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। इन दोनों में यहां पर क्या बताया गया? किसका प्रशासन व नियंत्रण? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया हुआ है। 5 में, 6 में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जनजाति, मैं यह हल्का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आएगा, जब आएगा तो डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल अभी पढ़ा नहीं सकता बीच में। आप ये समझिए, ऐसी व्यवस्था देश भर में किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरिया या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका? राष्ट्रपति का। किसका है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में कोई हिस्से को अनुसूचित, जैसे छत्तीसगढ़ है मान लो, तो छत्तीसगढ़ का ये अबूझमाड़ हो गया, छत्तीसगढ़ का ये अबूझमाड़ हो गया। अब अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र पहले हल्का सा जान लो कि मान लो अनुसूचित क्षेत्र ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई समुदाय रहता है जो जनजाति नहीं, जो कोई समुदाय रहता है जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है, लेकिन वो लोग बहुत थोड़े से बचे। तो राष्ट्रपति उनको संरक्षित करने के लिए कि हमारे भारत के धरोहर है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। मान लो कोई किसी जंगल में कोई जनजाति रहती है जो बहुत थोड़ी होती जा रही है, बहुत कम हो गए हम लोग, है ना, तो उसको भी संरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति उस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो भारत में, और प्रश्न देखो कहाँ बनेगा, भारत में अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन अब जो भी अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों का या ये होगा तो किसी राज्य में या संघ शासित प्रदेश में यही होगा ना। तो फिर इन अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करेगा कौन? सवाल ये है। तो इस राज्य का कौन? राज्यपाल के हाथों में दिया गया। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किसके हाथों में होगा? जिस राज्य में ये क्षेत्र होगा उस राज्य के राज्यपाल। प्रश्न यहाँ है ना। अब राज्यपाल को शक्ति है प्रशासन की, तो राज्यपाल के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए दी गई है? शक्ति है उसके पास। क्या शक्ति? संसद कोई कानून बनाएगा, संसद,
तो वो कानून पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक, ये संसद कोई कानून बनाएगा तो पूरे भारत पर लागू हो, छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। और हमारी राज्य विधानमंडल भी है, इसको भी कानून बनाने का अधिकार है। ये भी कोई कानून बनाएगी तो छत्तीसगढ़ राज्य में वो भी लागू होगा। तो राज्यपाल को क्या अधिकार है कि वो संसद के किसी भी कानून को या उस राज्य के विधानमंडल के किसी भी कानून को अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है। नहीं होगा लागू ये इस क्षेत्रों में, या फिर उन लोगों के हितों के हिसाब से उस कानून में संशोधन कर उसे लागू कर सकता है। यही अधिकार इसके पास, राज्यपाल के पास। समझ गए? जैसे उदाहरण ये कि आपको एक मौलिक अधिकार दिया गया है आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अब हमारा समारोह दुर्ग से निकला, पहुंच गया घूमने अबूझमाड़। अबूझमाड़ में बाहर लोगों ने रोक लिया, अधिकारियों ने रोक लिया, नहीं जा सकता समारोह अड़ गया। साला मेरा मौलिक अधिकार है, देश के किसी भी कोने में मैं आवाज संचलन कर सकता हूँ। अड़ गया, लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ जो बैठे थे ना छोटे छोटे जो आपके गार्ड वार्ड, उनको भी शायद उतना ज्ञान ना हो। अड़ गया, नहीं मेरे को अधिकार है, जाने दो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा मैं। फिर आया एक ठो रेंजर आया, मामला वहाँ तक पहुँचा। जंगल में तो रेंजर होगा ना, लेके गए उसके पास। बोले समारू बेटा तुम सही बोल रहे हो, तुमको अनुच्छेद 21 में देश भर के किसी भी कोने में आवाज संचरण का मौलिक अधिकार है, लेकिन तुम नीचे पढ़ना भूल गए। नीचे लिखा हुआ है उसी संविधान ने 19(5) में निर्बंधन भी तो दिया है, जनजाति हित में। किसके हित में? जनजाति हित में आपके मौलिक अधिकार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और गवर्नर ने डायरेक्शन इशू किया है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इन क्षेत्रों में नहीं जा सकता। तो माफ़ कीजिएगा, आप नहीं जा सकते, जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तुम्हारा केस खारिज हो जाएगा। ठीक, समझ के? सेम उठा लेना पीछे, ये साधारण जनता के हित में, क्योंकि कुछ अनुसूचित क्षेत्र हो सकते हैं वहाँ जनजाति नहीं रहते, तो यहाँ क्या लिखा है? साधारण जनता। समझ गए? और इसको दूसरे एंगल से लो, तुमको शौक चल रहा है मैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल घूमने जाऊंगा, हर मरीज के कमरे में घूमना चाहता हूँ, आईसीयू में जाने की कोशिश करोगे, रोक देंगे। तुम बोलोगे साला आवाज संचरण का अधिकार है, सरकारी संपत्ति, निजी घर थोड़ी है तेरा। तो साधारण जनता वहाँ अंदर मरीज बन के बैठी है, तो उसके हित में आपको रोका जा सकता है, आप नहीं लड़ पाओगे। क्लियर है ये? आइए, अंगा भारत के किसी भी भाग में आपको निवास करना, बसने का अधिकार ना, कहीं भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, बस सकते हो ना। लेकिन आजकल देश में एक नई वाली राजनीति चल रही है, क्षेत्रीयवाद की। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा ना, कड़ी भाव बनना पड़ेगा ना, लाल मिर्च डाल के दाल खाना पड़ेगा जब तक दाल लाल ना दिखे। महाराष्ट्र की पहचान है ये ना। देखो, और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है आजकल, चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है ना। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की राजनीति यही है, शिवसेना की तरह बनना चाह रही हो ना। यहाँ चल रहा, देश के कोने कोने में। पहले लोगों ने, इन राजनीतिज्ञों ने देश को बांटा है। पहले बांटा, कभी ये बांटते हैं धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी ये बांटते हैं जाति के आधार पर। और जब ये दोनों पत्ता कहीं काम नहीं कर रहा होता है तो फिर इनके एक और पत्ता ढूंढ दिया, क्षेत्रीयवाद। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ियों की है, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का है। अबे तुम तो अलग अलग देश जैसा बर्ताव कर रहे हो, जबकि ये देश एक है ना। अब ये गधे लोगों की राजनीति है, गधे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वो इस क्षेत्र में आ जाते हैं। अब इसके लिए मिर्च मसाला डालेंगे। कैसे? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन ला नौकरी नहीं देवा थे, यूपी बिहार से ला के बसा थे, हो गया, भड़क गया छत्तीसगढ़िया। मैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के साथ हूँ ना। जबकि कहानी कुछ और है, कहानी बताता हूँ क्या है। भिलाई स्टील प्लांट हमारा बन के तैयार हो गया, प्रोडक्शन शुरू हुआ,
सबसे पहले तुमको मैं बता देता हूँ, यहाँ से वर्कर पकड़ पकड़ के नौकरियाँ दी गई, आओ नौकरी लो, आओ बीएसपी में काम करो ना। सच्चाई बता देता हूँ, बहुत कड़वी। यहाँ से लोग गए, बड़ा बड़ा मशीन देखे, फटी, अगले दिन से गए ही नहीं, गए ही नहीं। नहीं चाहिए नौकरी अपने को, मर जाओ, जल जाओ, खत्म हो जाओ। मजबूरी हो गई भाई, बीएसपी इतना अरबों रुपए खड़ा कर प्लांट खुला है, अब मजबूरी हो गई केंद्र सरकार की भैया हमको बाहर से मजदूर बुलाने पड़ेंगे, है ना। इन्होंने खोल दिया यूपी, बिहार, साउथ, सबको नौकरी, रोटी चाहिए, जिगर चाहिए, कमाने खाने पहुंच गए, नौकरी दे रहे हो हमारे, घर परिवार छोड़ के आ गए। और बीएसपी ने व्यवस्था करी, क्वार्टर देंगे, अपना परिवार वाला बढ़िया से काम करो, आ गए। अब वो वही रास्ता खुला है, इन लोगों ने रास्ता खुद दिया, नहीं तो कौन यूपी और बिहार से आता? कोई नहीं आता था उस समय, यहाँ जंगल था सिर्फ, कोई नहीं आता था। इन लोगों ने काम करने से मना कर दिया। बस्तर के नाम से जानते हैं, नक्सलाइट के नाम से। हाँ, अगर छत्तीसगढ़ को जाना जाता है तो उसकी दो ही वजह है, एक बीएसपी और एक बस्तर का नक्सलाइट ना। तो ये मामले हुए हैं, ये है मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने खुद रास्ता दिया। अब वो आ गए हैं भाई, नौकरी छोड़ के क्यों जाएंगे, बस गए यहाँ के हिसाब से बस गए। अब उनको यही अच्छा लगता है, घर कमाने का अवसर भी तुम लोगों ने दिया, कमाए, अब बीएसपी अच्छी सैलरी देता, कमाए, घर खरीद लिए, खेत खरीद लिए, अब यहीं रह गए ना। और यहाँ का प्रॉब्लम, समस्या मैं सबसे बड़ी बता देता हूँ, दारू है सारा। एक तो दारू था ही दिक्कत, दारू लोग पानी की तरह पीते हैं यहाँ ना। और उसके बाद ये रमन काका आके 1 रुपया और चाउर बाबा 1 रुपया किलो चावल देके और कोड़िया बना दिए ना। काम करना नहीं चाहते लोग, जो इनका खेती बाड़ी ना उनसे पूछ लो, वर्कर नहीं मिलते, वर्कर नहीं मिलेंगे, है ना। जाओगे ना, ले जाओ ले जाओ, अरे मोर भाई महातारी बंधन के घलो आते, चाउर तो आ ही जाते, है ना। और महुआ बनाए हो, नहीं जाओ, काम करे मन नहीं जाएंगे। ठीक, आज भी ये दिक्कत है, आज भी ये दिक्कत है, बैठे बैठे खाना चाहते, काम करना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बिहार और यूपी के आएंगे, रिक्शा चलाएंगे, रिक्शा तक चला रहे हैं। और दोनों में अंतर बता देता हूँ मैं, ये यूपी से आए, ये बिहार से आए। मैं तारीफ नहीं करता, ये भी बता दूँ, दुनिया के बड़े बड़े ठग भी यहाँ हैं, एक से बढ़कर एक ठग है यहाँ ना, खड़े खड़े चूतियाँ बनाते हैं। और ये सीजी का वर्कर, ये 2 ट्रिप मारा, क्वार्टर का इंतजाम हो गया इसका, तुरंत भट्टी पहुंचा, मार के रिक्शे में आराम से बैठा है। आया कोई, चलोगे भैया, ले जाओ, अरे 30 की जगह 50 ले, नहीं जाओ, बोलो ना, नहीं जाओ, आराम से मस्ती में बैठा है। और ये इंतजार कर रहा है, अरे साहब मैं आपको ले चलूँगा ना, 30 ही रुपये देना। ये गया, इसको लेके अपना कमा रहा है, दिन भर से कमा रहा है। ये तुमको बता देता हूँ, देख ऑब्जर्व कर लेना, बहुत रेयर होगा यूपी बिहार का कोई यहाँ अगर काम कर रहा होगा दारू पिएगा, नहीं पीता। दिन भर काम करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, पैसा जोड़ेगा, घर भेजेगा। इसके बीवी बच्चे वहाँ सिक्योर हैं, ये पैसा भेज रहा है ना। इसकी ये कमा के पैसा दे नहीं रहा है, बीवी काम करने जा रही है ना, और उससे भी पैसा छीन ले रहा है दारू पीने के लिए। अब बताओ, ये है छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 2 दारू और उसके बाद कोड़ियापन, नहीं करना चाह रहा, ये समस्या। और तुम अगर यही 2 समस्या है, तुमने स्वागत किया है, तुमने मजबूर किया है नौकरी। और इसके लिए लोग जो है ना, यूपी बिहार की एक और खासियत बता देता हूँ, मेहनत से काम चोरी नहीं है करते ही ना, आ जाएंगे कहीं भी काम कर लेंगे, पैसा बचाएंगे, घर भेजेंगे। हाँ, बंगाली साउथ इंडियन भी यही ऐसा करते हैं,
सब कोई अपना घर बार छोड़ के जब कमाने आया है ना, ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी जो अच्छे हैं, जो कमाना जानते हैं, तो यहाँ कमाने का अवसर नहीं, ये जाते हैं यूपी और बिहार ईटा भट्टे में काम करते हैं। यहाँ काम नहीं मिल रहा है, वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है, वहाँ जाते हैं सीजन में कमा के आते हैं, यहाँ घर बना रहे हैं। लेकिन अधिकांश यहाँ दारू में मस्त है, दारू ही प्रॉब्लम है। ठीक, आ जाइए। किसी भी भाग में पहले एक प्रतिबंध था, बता दूं आपको, 2019 से पहले एक व्यक्ति देश के किसी भी कोने में संपत्ति खरीद सकता था, मकान बना सकता था, बस सकता था। आप लेकिन कश्मीर में आप नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर की अलग व्यवस्था थी, अनुच्छेद 370 बाद में आप पढ़ोगे, 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, और उसके अनुसार देश के अन्य किसी भाग का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता था। लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 के जो जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान थे विशेष, उसे समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान नहीं है। अब की दशा क्या है जानते हो आप? जम्मू कश्मीर भी जा सकते हो, वहाँ भी संपत्ति खरीद सकते हो, बच सकते हो, है ना? पैसा कौड़ी हो ना, खरीद लो अगर है तो, अपने पास तो नहीं है। क्योंकि एक समय आएगा टूरिज्म से आप जम्मू कश्मीर में बहुत कमा सकते हो ना। इसी को तो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और ये सब षड्यंत्र करते हैं, जो आतंकवादी भेजे जाते हैं ना, इसीलिए ना। समझ गए? वही निर्बंधन भैया सेम, साधारण जनता और जनजाति, ये तो सेम। संपत्ति का अधिकार पता है आपको। कोई वृत्ति व्यवसाय, ये लो भैया, निर्बंधन के आधार 1906 में निर्बंधन का, साधारण जनता के हित में। राज्य किसी भी पेशा या व्यवसाय के लिए, ये दूसरा पॉइंट है, राज्य किसी भी पेशा या व्यवसाय के लिए प्रोफेशनल या तकनीकी हड़ताल निर्धारित कर सकता है। राज्य किसी भी व्यापार एकाधिकार कर सकती, 3 है ना, ये 3 याद रखो। अब देखो आप, ये 3 निर्बंधन है। साधारण जनता के हित में व्यवसाय के पर आपका प्रतिबंध लगा सकते हैं। दूसरा, राज्य किसी व्यवसाय के लिए तकनीकी या विशेष अर्हता घोषित कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, लोको पायलट के लिए ITI मांगता है, विशेष तकनीकी ज्ञान, वही भर सकते हैं, कर सकता है, छूट है, संविधान ही कह रहा है। तीसरा आपका क्या, एकाधिकार, राज्य एकाधिकार कर सकती है। अब समझाता हूँ भाई, आपने पढ़ लिया कि 19(1)(6) में आपको कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है ना। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि जाके साला मार्केट में ऐसे गमछा बिछा दिया और हथगोला बेच रहे हो, गांजा बेच रहे हो ना, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। वहाँ कहा तो लिखा है कोनो व्यवसाय कर सकते हो, नहीं भाई, राज्य कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। पहला क्या है, साधारण जनता के ना। दूसरा क्या है भैया, राज्य किसी व्यवसाय के लिए प्रोफेशनल डिग्री तकनीकी अर्हता डिक्लेयर कर सकता है। और ये क्या है, किसी एकाधिकार, दारू नहीं बेच सकते। अभी राज्य का एकाधिकार है दारू बेचने, सरकार बेच रही है ना। तो अगर आप प्राइवेट तरीके से कहीं पर दारू बेचने की कोशिश, तो क्या कहलाओगे, कोचिया। क्या कहलाओगे, कोचिया। और कोचियों को धरपकड़ हो जाती है, पकड़ के अंदर कर दिए जाओ। क्यों? क्योंकि इस वक्त शराब बिक्री पर राज्य का एकाधिकार है, सरकार बेच रही है, तो आप नहीं बेच सकते, अवैध है वो ना। समझ गए? साधारण जनता के हित में मतलब आप गांजा चरस नहीं बेच सकते, ठीक है। दूसरा एक लाइसेंसिंग, एक और है, लाइसेंसिंग की अनिवार्यता कर सकती है। क्या है, लाइसेंस। जैसे फटाका केमिकल वाला, उसके लिए आप लाइसेंस लोगे तभी, दवाई लाइसेंस लोगे तभी बेच सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी ठेला लगा के दवाई बेच रहे हो, है ना, वो नहीं कर सकते। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ये आराम से, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे हमेशा के लिए याद रहेगा, टिक कर लोगे। साधारण जनता के हित में, सरकार किसी पेशे के लिए तकनीकी अर्हता डिक्लेयर कर सकती है। तीसरा भैया एकाधिकार, सरकार व्यापारिक एकाधिकार घोषित कर सकती है। चौथा लाइसेंसिंग प्रक्रिया संचालित कर सकती है, ठीक है। अच्छा, व्यवसाय करने का अधिकार है, तो कुछ लोग ऐसा है कि औरत बेचने निकल पड़ते हैं, नहीं बेच सकते भैया। मानव दुर्व्यापार एक मौलिक अधिकार है, मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम पर निषेध। तो महिला व्यापार और बच्चों का व्यापार हानिकारक औषधि या विस्फोटक राज्य पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकती है, ये नहीं कर सकते आप,
ठीक, ये हो गया आपका स्वतंत्रता के तहत 6 अधिकार और निर्बंधन। बड़ा आसान है, देखो बहुत ठहराव के साथ। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो नए बच्चों में ये कमी होती है। नए बच्चों को लगता है कि सरकारी नौकरी रोड में फेंकी हुई है, 4-6 महीना में मिल जाएगी, पकड़ लेंगे, है ना। अब कोचिंग का धंधा आपको चलाना है बढ़िया से, तो आपको बच्चों को बहलाना आना चाहिए, फुसलाना नहीं पता है उनको। आज 6 महीने में पटवारी बना दूँगा ना, यही मैं नहीं होता। कटु सत्य बोलता हूँ, और सुन लो और समझ लो। नया छात्र जब तैयारी कर रहा है, आपको ठहराव के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि आप केवल न्यूज़पेपर की तरह पढ़ लोगे सिलेबस तो रिजल्ट आ जाएगा आपको, ऐसा थोड़ी होता है। पर प्रश्न आएगा, उसका आउटपुट निकलना चाहिए, गलत नहीं होगा तब तो रिजल्ट आएगा। न्यूज़पेपर की तरह पढ़ा, और आप चीज़ों को आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, दिमाग में रखना है, फिर एग्ज़ाम में आउटपुट निकालना है। और ये हड़बड़ी में नहीं होता, ये हड़बड़ी में नहीं होता, ठीक है। आपको भिड़ना पड़ेगा, ठहराव के साथ समय देकर पढ़ना होगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये नोट्स बहुत डिटेल में आपको देता हूँ, है ना। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, मैं बताता जाता हूँ। ये हल्का है, ये इसको नहीं ध्यान मत देना ज़्यादा, इसको 2 बार पढ़ लेना, ये भी ज़रूरी है। किसको कितना वेटेज देना है ये भी पता होना चाहिए, ठीक। और एक स्टूडेंट के रूप में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखाया हूँ, सिखाता रहता हूँ बीच बीच में। शॉर्ट नोट्स ही बनाना है, तभी आपका रिजल्ट आएगा। वरना आप सोचेंगे बैठे बिठाए सब कुछ आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आसानी से, है ना। आइए, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए बताया था आपको 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये हो गया। आपको 20 का मूल याद रखना है। 20 क्या है, अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। अनुच्छेद 20 आपका अधिकार है। पर देखो, भारत का संविधान इतना बढ़िया है, अपराधियों को भी मौलिक अधिकार देता है, समझ गए। किसी एक केस में आप कोई FIR दर्ज हो गई तो आपको भी मौलिक अधिकार है, कैदी जो है उनको भी मौलिक अधिकार है। बताता हूँ, पहला भूत लक्षी। अभी यार ये समय कितने तेजी से भागता है यार, आगे हो सर, आगे हो। ये लगेगा, ये सप्ताह लगेगा पूरा डिटेल में, भाग 3। अच्छा, कल मैं BJP के विरुद्ध बोल दिया।